चलिए शुरू किया जाए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लेक्चर सेकंड ही है, पार्ट 2, क्योंकि जो पार्ट 1 था थोड़ा सा वो छोटा था, तो इसको सेकंड लेक्चर ही माना जाए। चलिए आ जाइए, हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था वहां पे। एप्लीकेशंस में हम लोग थे, पहला नंबर तो हम लोगों ने बेसिक अजम्पशंस मोटी डिस्कस किया। सेकंड नंबर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे बात की हम लोगों ने। थर्ड नंबर में हम लोगों ने नेचर ऑफ ओवरलैप और पिक्चोरियल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उस पे हम लोगों ने डिस्कस स्टार्ट किया और उस पे लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। वो काफी सारे ऑर्बिटल्स से हम लोगों के सिलेबस में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, जो जो पॉसिबिलिटी थी हम लोगों ने उस पर बातें करी। अब फोर्थ एप्लीकेशन में आज हम लोग अब बातें करना स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन पर बात करते हैं। ठीक है, आ जाइए अच्छे से। बॉन्ड ऑर्डर हमने डिस्कस किया हुआ है। नहीं, एक एप्लीकेशन और बॉन्ड ऑर्डर भी था। हाँ, एक एप्लीकेशन बॉन्ड ऑर्डर था। 4 एप्लीकेशंस हो गए थे। 5वें में आना, आ जाओ। ध्यान से देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन in X2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अब अगर लिखना चाहते हैं, अच्छे से देखिए आप, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, कहने का मतलब क्या है? आपने बेटा H प्लस H के कॉम्बिनेशन से H2 बनाया, MOT यही कह रहा है। आपने इसी तरीके से C प्लस C के कॉम्बिनेशन से C2 बनाया। आपने इसी तरीके से O प्लस O2 के कॉम्बिनेशन, O प्लस O के कॉम्बिनेशन से O2 बनाया। तो यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अपने, और यहां भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अपने, और यहां पे अब अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमने क्या पढ़ाया कि अब अगर इसकी बात कर लो इंडिविजुअली, तो इसके 1s और इसके 1s के कॉम्बिनेशन से 2 ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। 2s और 2s के कॉम्बिनेशन से 2 ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। लेकिन 2p में तो 3 ऑर्बिटल है, तो यहां से 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और 3 बॉन्डिंग बनेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हम लोगों ने पहले बेटा क्या पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने भी हैं, इसके एटम के इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का 1s से लेके 2p सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब है 1s अगर एक ऑक्सीजन का सामने वाले से 1s से कंबाइन करेगा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 बनाएगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। 2s भी जब दोनों कंबाइन करेगा तो फिर 2 बनेंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। लेकिन 2p में तो 3 ऑर्बिटल है ना बेटा, इसमें तो 3 ऑर्बिटल है। तो हर एक ऑर्बिटल सामने वाले के एक ऑर्बिटल से कंबाइन होके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 तैयार करेगा, तो फिर दूसरा भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 तैयार करेगा, फिर तीसरा भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 तैयार करेगा। तो इसीलिए हमने इसमें 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग लिखा। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो यहीं से आएंगे इसमें। तो एमओटी के अकॉर्डिंग अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ओबाउज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो पहले आ जाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं, ध्यान दो अच्छे से। यहां पे मैं लिखता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देखो कैसे बनेगा। इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में लिख रहा हूं। ये हमने 1s लिया और ये हमने 1s लिया, अच्छे से आया जाए दोस्त। ये एनर्जी लेवल है। अब ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहा है? क्या बना रहा है सर? ये लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s। अब कौन जीरेड है, कौन नॉन जीरेड है, अनजीरेड है, हम लोगों को सब पता है। से
पिक्चोरियल डायग्राम हर कुछ पता है। तो आपने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाया, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। फिर दोनों के तरफ से 2s आना है, आ जाओ लेके, अच्छे से देख लो। और इन दोनों ने मिलके फिर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फिर रेडी करा, ठीक है। आ जाओ, अगर आपके पास अब ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रेडी हो रहा है आपका, क्यों ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रेड पेन से लिखा जाए, थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, रेड कलर से लिखा जाए। चलो मैं रेड से लिखता हूं। दिस इज सिग्मा 1s, दिस वन इज सिग्मा स्टार 1s, दिस इज सिग्मा 2s, दिस वन इज सिग्मा स्टार 2s। अब लफड़ा है 2p में, आराम से सुनो। 2p के पास 3 ऑर्बिटल्स है, तो सामने वाले एटम के पास भी 3 है और एनर्जी लेवल सेम होगा। इस पर कौन है सर? एनर्जी है। आ जाइए, अब इसमें से जब आप दो 2p को कंबाइन करेंगे, अब यही बात यहां पे फील करें, एक एटम का ये लो 2p, मान लो ये 2pz है, इसको हमने z लिया, ये ले लिया हमने, मान लो कि 2py ले लिया, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर इस पर आ जाएगा 2px, सही है, 2px, दिस वन इज 2pz, 2py, 2px। अब जब आपका सामने से ये एक एटम था x, अब ये सामने से जब दूसरे एटम x से आ रहा कंबाइन करने, x2 बनाने के लिए, तो अब जरा सोचें, इसका ये ऑर्बिटल यहां कंबाइन किया, सही है, ये क्या बनाया, क्या बनाया ये, चूंकि ये एक्सियल ओवरलैप है, तो आपने अगर ये 2pz लिया और ये भी बेटा 2pz लिया, तो ये क्या बनाएगा सर? सिग्मा 2pz। यहां से 2 बनेगा, एक सिग्मा 2pz और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। गुड, आते जाओ। अब जो यहां पर इसका कौन ऑर्बिटल है? 2py। जब ये ऐसे ओवरलैप करेगा दोस्त, तो ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा सर? साइडवेज। क्या बनेगा सर? पाई। तो 2py और 2py ने मिलके क्या बनाया? पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। सही है जी सर, ये भी सही है। और जब परपेंडिकुलर आएगा, ये बोर्ड पर जो परपेंडिकुलर है इसे, जब ये क्लोज आया, तो ये दोनों भी क्या बनाएगा, जो हमने यहां नहीं दिखाया अभी सर? ये दोनों भी आपका, ये 2px है, तो ये दोनों क्या बनाएगा सर? ये भी आपका पाई बनाएगा। अच्छे तरीके से सीखा जाए। ये और बेटा ये ना, ये वाली क्या बना रहा है? ये पाई। ये पाई का नाम क्या हो जाएगा सर? यहां भी 2 ऑर्बिटल होंगे, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। यही ना 6 ऑर्बिटल हमने बोला, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। अब सवाल है, हमने इसमें ध्यान से सुनोगे अच्छे से, हमने इसमें सिग्मा और पाई 2 चीज बनाया। हमने सिग्मा किससे बनाया बेटा? 2pz और 2pz से हमने मान लिया कि सिग्मा बना। तो इसका मतलब 2px और 2px क्या बनाएगा सर? पाई, सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। और 2py एंड 2py भी क्या बनाएगा सर? वो भी पाई बनाएगा, सेम इंटरन्यूक्लियर पर। तो दोनों पाई की एनर्जी तो सेम होगी, जैसे एटॉमिक में तीनों की एनर्जी सेम है, लेकिन सिग्मा और पाई 2 तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। आराम से सुनो, आपने सुना होगा सिग्मा की पोटेंशियल एनर्जी लो होती है पाई से, अच्छे से आपने सुना होगा, सिग्मा की एनर्जी लो होती है पाई से। यह बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि सिग्मा में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बोला जाता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप सामने से होने के कारण ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी उस बॉन्ड में ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। पाई में साइड से ओवरलैप करता है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम होता है, नहीं, इसीलिए उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। तो आपने बोलना है कि सर मान लो कि 2pz ये वाला है, ये वाला है, तो इसका मतलब है सर कि 2pz पाई बनाएगा। आराम से सुनो, और उसी हाइट पर एंटी बॉन्डिंग बनेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
क्या बन गया ये सर सिग्मा 2pz, और उसी हाइट पर एंटी बॉन्डिंग बनेगी एनर्जी में, क्योंकि हमने बोला स्टेबलाइजेशन एनर्जी और डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी सेम होगी, ताकि दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाके अगर बॉन्ड बना है तो दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाके उस बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम। बॉन्डिंग का गैप और एंटी बॉन्डिंग जब तक आप एलसीओ मेथड में है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड में, तब तक बॉन्डिंग का गैप और एंटी बॉन्डिंग का गैप बराबर होना चाहिए इस एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल से। तो हमने मान लिया कि 2p x और y और z में हमने मान लिया कि z ने क्या बनाया सिग्मा, हमने ऐसा मान लिया कि z ने सिग्मा बनाया, तो z ने सिग्मा बनाया तो बॉन्डिंग बनाया और इतना ही हाइट का ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनाया। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे आ जाओ, ये मान लो मेरा 2px है, क्या मान लिया 2px, और ये मान लिया मेरा 2py, तो यहां ले लो ये 2py और ये लो 2px, नजरें जमाए रखना। अब px और px ने मिलके क्या बनाया सर बॉन्डिंग, ये ले लो बेटा, जितनी हाइट बॉन्डिंग की उतनी ही ना हाइट एंटी बॉन्डिंग की। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो ये क्या बना सर, यहां बना हमने पाई 2px, क्या बनाया, तो यहां पे क्या बना सर पाई स्टार 2px। अच्छे से सुने, इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं। अब हमारा py है, py भी क्या बना रहा पाई। हमने अभी अभी क्लियर किया कि सामान्य तौर पर जो पाई की एनर्जी है वो सिग्मा की एनर्जी से ज्यादा है? सिग्मा पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो क्या बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा पाई बॉन्ड की, ऐसा आप बोलते हो? बिल्कुल बोलते हैं सर। इसीलिए हमने सिग्मा को नीचे रखा और पाई को ऊपर रखा। तो जितना सिग्मा नीचे है बॉन्डिंग वाला ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी गैप लिया, उतना ही एंटी बॉन्डिंग ऊपर गया, इसलिए एंटी बॉन्डिंग में रिवर्स हो गया। जो बॉन्डिंग में एनर्जी लो थी सिग्मा की, एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी हाई होगी सिग्मा की। सेकंड पॉइंट, px और px मिलकर के क्या बना रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो py और py मिलके भी तो बॉन्ड पाई बनाएगा और सेम एनर्जी की बनाएगा। क्यों सेम एनर्जी की? क्योंकि दोनों पाई ही है। आपको यही बात समझनी होगी कि क्यों सेम एनर्जी की, क्योंकि दोनों पाई ही बना रहा है। इक्विवेलेंट एनर्जी, ये ट्रिपल जो लाइन है ये इक्विवेलेंट एनर्जी को दिखा रहा है, दोनों पाई ही बना रहा है। तो ये एक जनरल एनर्जी कंटेंट का ऑर्डर है जिसमें यह दिख रहा है कि सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर सिग्मा स्टार 2s की, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py की बराबर, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सबसे ज्यादा सिग्मा स्टार 2py। अब हंड एंड मलिकन साहब ये कहते हैं, जिन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दिया, वो लोग ये कहते हैं कि अब जो अपना मॉलिक्यूल है उसके पास टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी में इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे और पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी। मतलब अपना पहले क्या भराएगा सिग्मा 1s, फिर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो सिग्मा स्टार 1s, फिर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो सिग्मा 2s, फिर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो सिग्मा स्टार 2s, और इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2pz, और है तो इन दोनों की एनर्जी बराबर है। हंस रूल, इक्विवेलेंट डिजेनरेट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में कौन सा रूल इलेक्ट्रॉन भरते समय? हंस रूल, 1 by 1 फेले। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों में से कहीं रखो, बट दो है तो एक यहां और एक यहां रखना होगा, यही हंस रूल है। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, ये वाले जगह पे 1 by 1, 1 2 3 4, कौन सी रूल? हंस रूल। और इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो फिर यहां पे 1 2 3 4, हंस रूल, और ज्यादा है तो सिग्मा स्टार 2pz। मतलब अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन x2 में आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ओबाउज रूल को भी फॉलो करेंगे। व्हाट इज ओबाउज रूल? इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट इनटू द ऑर्बिटल व्हिच हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। एंट्री पहले इलेक्ट्रॉन की उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी जिसकी एनर्जी लोवेस्ट है, तो आपको इस सीक्वेंस में भरना, दैट इज कॉल्ड
अबाउज प्रिंसिपल। सेकंड हमने बोला अबाउज प्रिंसिपल के बाद हंस रूल फॉलो करने। व्हाट इज हंस रूल? जब डिजेनरेट ऑर्बिटल आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री पैरेलल स्पिन के साथ 1 by 1 होगी, एक एक करके होगी, और जब एक बार हाफ फील्ड हो गया तब जाके उसका क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी, जैसे यहां पे और यहां पे। उसके बाद हमने क्या बोला, थर्ड रूल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? एक ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों के स्पिन ऑपोजिट होंगे, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन रखना ऑपोजिट स्पिन से रखना। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग पहले इस एनर्जी के ऑर्डर को लिखते हैं। यहां पर एक बात जो ध्यान देने वाली इस पेज में सबसे ज्यादा थी वो ये थी कि क्यों हमने सिग्मा को लो किया और पाई को है। ये एक जनरल एजम्पशन है कि पोटेंशियल एनर्जी सिग्मा की कम होती है और पाई की ज्यादा होती है, क्योंकि सिग्मा में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है। सिग्मा में ऑर्बिटल्स का मिलन अमाउंट इंटरफेरेंस वेव का ज्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए सिग्मा की स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, तभी तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जाता है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है। नहीं, पाई के इलेक्ट्रॉन्स लूजली मच लेस फॉर्मली हेल्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच में नहीं होते हैं, ऊपर और नीचे। सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स बीच में होते हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो ऑर्बिटल पहले सेलेक्ट किया कि सिग्मा कौन बनाएगा, तो हमने मान लिया कि जेड सिग्मा बनाएगा। जरूरी नहीं है जेड माना जाए, तुम एक्स को भी मान सकते हो, आप एक्स भी मान सकते हो बेटा कि ये एक्स है, पीएक्स ने सिग्मा बनाया, तो पीवाई और पीजेड को पाई लेना होगा। तो हमने मान लिया कि जेड ने सिग्मा बनाया, इसीलिए जेड को नीचे दिखाना होगा। लेकिन जब बॉन्डिंग में उसकी एनर्जी कम है तो एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा, क्योंकि गैप तो उतना ही स्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन का होता है। क्योंकि एमओटी क्या कहता है, बॉन्ड बनाना भी अपन जानते हैं और बॉन्ड तोड़ना भी जानते हैं। बॉन्डिंग में गया तो बनाऊंगा, एंटी बॉन्डिंग में गया तो तोड़ूंगा। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों पॉसिबिलिटीज में होती है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने समझा होगा इसको। अब मैं नेक्स्ट पेज में पहले इस एनर्जी कंटेंट के सीक्वेंस को लिखता हूं, ऑर्बिटल के एनर्जी कंटेंट सीक्वेंस को लिखता हूं। स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। रिलेटिव एनर्जी कंटेंट पर अब बात करें। ऑर्डर लिखा जाए पहले और अबाउज प्रिंसिपल की चर्चा वहां कर ली जाए। Therefore, relative energy content of molecular orbitals, इसी से आएगा। आ जाओ, सबसे कम एनर्जी किसकी दोस्त, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px जिसकी एनर्जी सर बराबर है पाई 2py के, फिर पाई स्टार 2px जिसकी एनर्जी सर बराबर है पाई स्टार 2py के, फिर सिग्मा स्टार 2pz। अगर इससे आगे बढ़ना चाहो तो अब थर्ड ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट से आप सेकंड में गए तो वैसे ही थर्ड में जाना पड़ेगा। अगर थर्ड में गए तो बेटा क्या आ जाएगा, सिग्मा 3s, सिग्मा स्टार 3s। अब समझ रहे हो, ऐसे करके जाओगे। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में सेकंड पीरियड तक के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, लेकिन हमने एक प्रोजेक्शन दिया कि जब आपसे ध्यान से सुनोगे, क्यों प्रोजेक्शन ये देने का रीजन क्या, जब आपसे Li2 पूछ सकता है तो Na2 क्यों नहीं पूछ सकता है। सोच के देखो, Na2 भी आपसे पूछ सकता है। तो Na2 पूछने के लिए 3s1 को कंबाइन करके सिग्मा 3s2 बनाना होगा, सिग्मा 3s बनाना होगा और सिग्मा स्टार 3s बनाना होगा। तभी तो आपके सिलेबस में 2018 के जेईई एडवांस्ड के भी पेपर को देखोगे, नीट में तो कई बार है S2 के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर सवाल है। आखिर S2 कैसे सॉल्व होगा, S2 वहां से सॉल्व होगा जहां से जैसे O2 सॉल्व होता है। O2 की तरह ही S2 भी है, तो एक ही तरह से दोनों सॉल्व होगा। तो O2 अगर पैरामैग्नेटिक है तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होगा, बॉन्डिंग पैटर्न वैसा ही आएगा दोनों को। इसीलिए आगे ऐसा नहीं है कि 2p लास्ट है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को उठाओगे तो 3s 3p में भी जाने पड़ सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हमने बोला कि इसी में ये आपका एनर्जी बढ़ रहा है, तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस होगा, यही होगा। जी सर समझ रहा हूं। और तीनों रूल्स फॉलो होंगे, अबाउज प्रिंसिपल,
इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट इनटू द ऑर्बिटल विच हैविंग लोवेस्ट एनर्जी, हंस रूल लगेगा, डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 भरे जाएंगे, यहां पे हंस रूल, HR हमने लिख दिया। अब इसको हिमेश रेशमिया नहीं बोलना है, 13 13 13 सुरूर, और यहां भी 13 13 13 सुरूर लगेगा इन दोनों में, ठीक है, क्योंकि बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में 1 बाय 1 फिलिंग करते हो ना, तो वही चीज है। और तीसरी चीजें क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? सर एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के स्पिन ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट स्पिन, ताकि पेयरिंग रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। चलो अब इस बेसिस पर अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब ध्यान से देखें, कहीं पर भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा तो ऑब्वियस है वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। क्यों ना कोई मॉलिक्यूल उठाया जाए और वहां से चीजों को चर्चा में लाया जाए। अब धीरे 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 ये वास्ट होने की तरफ जा रहा है। एप्लीकेशन नंबर 5 था ये हमारा। अब मैं एक मॉलिक्यूल उठा लेता हूं, फ्लोरीन F2, और P ब्लॉक में चलता हूं। देखो ये तो अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन कहां पे है? P ब्लॉक में। और P ब्लॉक में 11th एनसीईआरटी में कि 12th में? सारे के सारे 12th में। 11th में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, एक B2 और एक C2। N2 12th, F2 12th, सारे के सारे 12th, NO 12th, CO 12th, सब मैक्सिमम एग्जांपल्स 12th में ही पढ़े में। CO को 11th 12th दोनों में पढ़ना होता है। तो चलो आ जाओ, अब एप्लीकेशन लगाता हूं। 6 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ F2 इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। फॉर्मेशन ऑफ F2 कहां पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में F2 का फॉर्मेशन। आ जाइए अच्छे से। सबसे पहले F2 में कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छे से देखो, हाँ आ जाइए प्लीज। हमने बोला सबसे पहले F2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलोगे सर F2 में 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मैं बोलूंगा अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बोलोगे सर आप स्टार्ट करो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, बोलते जाओ तुम लोग भी पैरेलल में, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। अभी मन में कोई प्रश्न अगर आ रहा हो, क्वेश्चंस अगर रेज हो रहे हो, तो विद्रोह को दबाना है। क्रांति अगर मन में आ रही हो, सर हमने पढ़ा है कि पाई की एनर्जी पहले, सिग्मा की एनर्जी बाद में, तो कभी सिग्मा पहले कभी पाई बाद में। सर आपने ये सब कहां बताया? तो इतना तो समझते ही हो, पीछे की एक्सपीरियंस के आधार पे छोड़ूंगा तो कुछ नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और एक ऐसी हाइट पर इंटरप्शन आ जाती है बीच में, कोई नहीं। तो जहां से जेई मेन का एरिया हो कि नीट का एरिया हो कि एडवांस्ड का एरिया हो, कुछ बचेगा नहीं, इसलिए पेशेंस रखें, सब चीजें डील होंगी। तो आपके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आवर हैंड। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, उसके बाद हमने लिखा पाई 2px, पाई 2py। इसके बाद क्या बेटा? सर इसके बाद पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर 18 इलेक्ट्रॉन्स। चलो लगाते हैं, लगाओ। सिग्मा 1s2, s में ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2pz2। अब आ जाओ पाई में, 1 1 1 1। नहीं समझ में आया? कैसे किया बेटा? ऐसे फिलिंग देखो, पेन 1 1, अब एंटी स्पिन, सही है।
अब अपने पास कितने हो गए, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14, अभी और है अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 15 16 17 18, हंस रूल लगाते हुए लगा दिया, ये क्या रह जाएगा, 0। आपने सबसे पहली चीज क्या नोटिस करी, वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अपने फ्लोरीन के पास वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा रहे थे, आप 1 मिनट के लिए वीबीटी को सोचो, आपका वीबीटी अलाउ कर रहा था क्या, एफ सिंगल बॉन्ड एफ, और आप 3 लोन पेयर दिखाते थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। एमओटी में लोन पेयर का कोई स्कोप नहीं है। आप बोलते थे कि कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास कोई नो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता था, क्योंकि 2p के बाद 2d होते नहीं है और 2p के सारे इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में आ गए या बॉन्ड बना लिया, तो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है किसके पास, F2 के पास। तो बातें बहुत क्लियर है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक तो खास चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तो समझ में आई हमें, ये वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में उस समय भी इंफॉर्मेशन देता है जिस समय वीबीटी हाथ खड़ा कर देता है, भाई साहब इसमें वैकेंट नहीं है, लेकिन एमओटी कहता है वैकेंट हो सकता है कई जगह पे। ये उसका एक एग्जांपल है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी एमओटी से है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला, सारे इलेक्ट्रॉन्स दोस्त पेयर्ड है, इसीलिए एमओटी कहता है कि फ्लोरीन इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं, तो क्या बोलता है एमओटी, फ्लोरीन इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, F2 इज डायमैग्नेटिक। F2 इज डायमैग्नेटिक। अच्छे से आ जाओ, ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं बोलूं कि 2 टर्म अच्छे से देखते जाओ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की संख्या, याद करो हमने बताया था। तो आपने बोला कि सर बॉन्ड ऑर्डर तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, NB माइनस Na/2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 2 to 4 to 6 to 8 to 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 to 4 to 6 to 8, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, 1.0। इसका मतलब यह है कि आपसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन F2 पूछा जाएगा कि फ्लोरीन में कितने बॉन्ड्स हैं, तो आप बोलोगे 1 बॉन्ड। बॉन्ड्स इन F2 पूछा जाएगा तो कितने बॉन्ड, 1। कहां से आया ये, यहां से आया, आराम से सुने, यहां से आया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। अगर मैं बोलूं कि एमओटी सजेस्टेड स्ट्रक्चर, एमओटी कैसा इसका स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सजेस्टेड स्ट्रक्चर इज दिस, बना के आपने जो बच गया वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स उसको लोन पेयर में डाल दिया, तो एमओटी सजेस्टेड स्ट्रक्चर। आ जाओ, एमओटी कहता है कि भाई साहब बॉन्डिंग ने 2 बनाया और एंटी बॉन्डिंग ने तोड़ दिया, इसलिए 1s का फाइनल कोई रोल नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में। रोल है लेकिन फाइनल अल्टीमेट रोल नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग ने बनाया, एंटी बॉन्डिंग ने तोड़ दिया, बॉन्डिंग ने बनाया, एंटी बॉन्डिंग ने तोड़ दिया। अब आ जाओ, सिग्मा 2pz की बॉन्डिंग ने बनाया लेकिन इसकी एंटी बॉन्डिंग खाली है, गौर कर रहे हो, इसीलिए ये बनेगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग खाली है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 सिग्मा बॉन्ड आपने बनाना है, आराम से आराम से। फ्लोरीन फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन की 1 सिग्मा बॉन्ड, विच बॉन्ड का नाम लिखो, क्या है ये, 2pz से बना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन की 1 सिग्मा बॉन्ड है ये, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड। अगला पॉइंट, पाई 2px बॉन्डिंग ने बनाया और इसकी एंटी बॉन्डिंग ने तोड़ दिया, x को x ही तोड़ेगा, इसीलिए यहां से भी नेट नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर आ जाओ, अच्छे से देखो, बॉन्डिंग ने बनाया और उसकी एंटी बॉन्डिंग ने तोड़ दिया,
इसीलिए नेट यहां से भी नहीं बचेगा। क्लियर है? बॉन्ड फॉर्मेशन में वो नहीं आएगा। मतलब एमओटी के हिसाब से यही स्ट्रक्चर हो गया, एफ सिंगल बॉन्ड एफ। कोई लोन पेयर इसमें ड्रॉ नहीं करना है। तो एमओटी सजेस्टेड स्ट्रक्चर भी हमने दिखा दिया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ये जो फ्लोरीन का ये जो बॉन्ड है वो एमओटी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्बिटल का बॉन्ड है, तो क्या जवाब दोगे? सिग्मा 2p की। Z बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि हमने मान लिया है कि ये Z है, ये सिग्मा बनाएगा। आप Z के जगह उसको X भी मान सकते थे, इसलिए Z बोलना जरूरी नहीं है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा 2p के वजह से बना। और इसमें लोन पेयर नहीं दिखाते हैं, अपन एमओटी पढ़ रहे हैं, वीबीटी नहीं पढ़ रहे हैं। उन लोगों का रोल नहीं है। कैसे हमने ये समझाया। अब आगे बड़ी बड़ी बातें करनी है। ये तो सिंपल एमओटी है, स्कूल वाली एमओटी, जितने स्कूल में लोगों को पढ़ाया जाता है, नॉर्मल ट्यूशंस में, नॉर्मल कोचिंग में लोग पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो अभी बाकी है। इसकी जो सारी यूनिक चीजें, यूनिक फीचर्स हैं एमओटी के, वो सब आगे होने जा रहा है। अभी तक आपने एक अच्छा पॉइंट देखा, बस एमओटी के अकॉर्डिंग फ्लोरीन मॉलिक्यूल के पास एक वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जबकि वीवीटी के अकॉर्डिंग नहीं है। आपका यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। अगले पेज में आते हैं, तब तक फोटो चिपकाइए आप लोग प्लीज। आप अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखिए। सबसे बाद में कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डाला गया? सिग्मा पाई 2p है। और खालियों में सबसे पहला खाली कौन है? सिग्मा स्टार 2p। वैकेंट में सबसे पहला वैकेंट, और भरे हुए में सबसे आखिरी भरा हुआ। ध्यान दें मैं क्या सिखाने जा रहा हूं। नाउ हमारा जो फाइनली 2p का अगर मैं डायग्राम यहां प्रेजेंट करूं, क्लियर है? यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है खाली। और मैं पाई के लिए अगर मैं देखूं, यही है ना, ये है, यही है। अब पाई में जरा मैं देखूं अच्छे से, आइए, तो हिसाब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2-2। जो ऑर्बिटल मेरा, और ये क्या है? 2p, ये भी क्या है? 2p। यहां क्या है? पाई 2p, और ये क्या है? पाई स्टार 2p। ठीक है, इसमें 2 ऑर्बिटल हैं, एक्स और वाई दोनों। मेरा जो ऑर्बिटल सबसे ज्यादा एनर्जी पर भरा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टर्म पर ध्यान दें, क्या बोलूंगा मैं? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम से क्लियर है, हाईएस्ट सबसे ऊंचा भरा हुआ, ऑक्यूपाइड सबसे हाई एनर्जी पर ऑक्यूपाइड। जो ऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रॉन जिसमें है, वो कौन है? पाई स्टार 2p है। और खालियों में सबसे लो एनर्जी पर खाली कौन है? ये वाला। इसको मैं बोलूंगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्यूपाइड क्यों बोलूंगा बेटा? क्योंकि वो खालियों में है। हो सकता है कि इसके बाद और भी खाली हो, लेकिन फिलहाल यही है। शॉर्ट में इसका नाम बोला जाएगा होमो। क्या बोला जाएगा? HOMO, होमो। और इसका नाम बोला जाएगा शॉर्ट में ल्यूमो, LUMO, ल्यूमो। तो अगर मैं बोलूं कि आपके फ्लोरीन मॉलिक्यूल में होमो कौन है, तो होमो है सर पाई स्टार 2p। और ल्यूमो कौन है सर? ल्यूमो है
सिग्मा स्टार 2p। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन स्ट्रेट इस तरह का भी आता है कि होमो और ल्यूमो ऑर्बिटल का नाम बताए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन का ये भी टाइप होता है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन ल्यूमो ऑफ F2 मॉलिक्यूल। तो अब कहानी क्या है बेटा, आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि इसका ल्यूमो है कौन, कॉन्फ़िगरेशन लिख के। तो इसका ल्यूमो है सिग्मा स्टार 2p। तो सिग्मा स्टार 2p का अब पिक्चोरियल डायग्राम दिमाग में लाना होगा। यह ऑर्बिटल कैसे बनता है, सिग्मा ऐसे बनता है ऑपोजिट फेज से, ऑपोजिट फेज से। तो इससे कैसे बनेगा, सामने में। कुछ समझ में आया? अब इसीलिए हमने लंबा चौड़ा किया, प्लस माइनस। तो नोडल प्लेन की संख्या कितनी हो गई, 1। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा नोडल प्लेन तो 1, और पूछा टोटल नोड्स तो 3। इसमें लोग फंसते हैं है। तो नोडल प्लेन अगर पूछा तो 1, देखो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन ये पूछ दिया तो 1। अब पूछ दिया नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इसमें, तो बहुत सारे लोग उसका भी जवाब 1 देते हैं। यह बहुत बड़ा लफड़ा है, इसीलिए सावधान रहना होगा हम लोगों को। नोडल प्लेन पूछा है या टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बातें की गई है, यह एकदम सोच समझ करके बोलना होगा हमें। तो यहां पे हमने क्वेश्चन में दिया नोडल प्लेन। लोगों को नोड्स के नाम पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिर्फ नोडल प्लेन आता है। लोगों को नोड्स के नाम पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिर्फ नोडल प्लेन आता है, इसीलिए बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं, जवाब 1 ही देते हैं। यह बड़ी गड़बड़ी है। जैसे आ जाओ, मैं फिर से बताता हूं, फिर एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, ठीक से देखो। इसको मैं मिटा ही देता हूं, इसका कोई वैसा काम नहीं, नीचे वाले का काम तो है, लेकिन अब ऊपर लिख दिया उससे काम निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स इन होमो ऑफ F2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छे से देखो। अब इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो होमो F2 का क्या है, पाई 2p, यही है ना, पाई 2p, नहीं सॉरी, होमो पाई स्टार 2p। तो पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p में आ जाओ अच्छे से, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, यही है ना बेटा। ये कंबाइन हुआ तो रिपल्सन, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इधर, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये एक नोडल प्लेन, ये एक नोडल प्लेन। तो इस बार टोटल नोड्स, नोडल प्लेन कितना रह गया, 2, और टोटल नोड्स भी कितना रह गया, 2। तो लोगों की हिम्मत ना, वो गलत कॉन्सेप्ट लगा करके भी उसका सही बन जाएगा। जो टोटल नोड्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं जानता, वो यहां 2 करेगा और उसका सही हो जाएगा इत्तेफाक से, लेकिन उसमें नहीं हो पाएगा ऐसा। उसमें अगर टोटल नोड्स पूछ दिया, सेम क्वेश्चन, वही चीज पूछ दिया, नंबर ऑफ टोटल नोड्स, लेकिन बोल दिया क्या ना आपका ल्यूमो, ल्यूमो ऑफ F2। इस बार आंसर क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। क्या आंसर होगा, 3 आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन को उस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। अब आगे आइए, ये हमने क्लियर किया। होमो और ल्यूमो इंपॉर्टेंट है कहां कहां से, अब देखते चलो। मैं ये आपसे कह रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है हमें। क्या कंपेयर करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी, ऑफ F वर्सेज F2 की। जी हां, F वर्सेज F2 की। ध्यान से देखोगे कैसे कंपेयर करें, और बहुत इंपॉर्टेंट, एमओटी का एक हिसाब किताब मैं आपको ऐसे समझाता हूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे से देखो, एमओटी का मैं एक हिसाब किताब बताता हूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एमओटी में होता क्या है, नए नए एरिया एक्सप्लोर किए जाते हैं, और
ये जो नए नए एरिया एक्सप्लोर होते हैं ये आईआईटी वाले एमओटी में ज्यादा करते हैं, जेई एडवांस जिसको कह रहे हो, आईआईटी वाले नए नए एरिया को एक्सप्लोर ज्यादा करते हैं। आईआईटी वाले ने 2008 में एक बार क्वेश्चन को 9 में पहली दफे एमओटी में कॉन्सेप्ट पूछा एसपी मिक्सिंग। उससे पहले किसी कंपटीशन ने इंजीनियरिंग मेडिकल में एसपी मिक्सिंग नहीं पूछा। जब एक बार उसने पूछ दिया तो वो एसपी मिक्सिंग कभी नहीं किसी ने पूछा, और एक जनरल ट्रेंड में, मैं अपनी भी बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, और हमारे टीचिंग फ्रैटर्निटी में इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले मैं सारे लोगों के बिहाफ में बोल रहा हूं और ऑनेस्टली बोल दे रहा हूं। मैं आमतौर पे टीचर ऑनेस्टली अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कर रहा हूं कि उससे पहले कभी वो एसपी मिक्सिंग टॉपिक ट्रेंड में नहीं था पढ़ने के। अपने एमटी पढ़ाते थे, होमोलिमो भी पढ़ाते थे, बट वो एसपी मिक्सिंग नहीं हम लोग कवर करते थे, ना एनसीईआरटी में ना वैसा जिक्र है कहीं, तो चलो नहीं कवर किया। पहली बार आया उसके बाद लोगों ने उसको फैशन बनाया कि चलो पढ़ा जाए। सुन रहे हो मेरी बात को? फिर लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो पहले आईआईटी ने एक्सप्लोर किया टॉपिक को, तब लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया। ऐसे ही केमिस्ट्री की सिलेबस फैलती है, नए नए चीजें पूछते जाते हैं, फिर वो बड़ी होती जाती है। मेरे को याद है जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था 2004 में स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो मेरा एमओटी उस समय में एक लेक्चर और अगले दिन आधा, मतलब 2 लेक्चर हार्डली टोटल प्रैक्टिस करवा के, और तब तक जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे सब बनवा दो, सब धुआं धुआं उड़ जाता था। और आज एमओटी की लेक्चर 4 जाती है, 5 जाती है, कभी कभी 6 भी चले जाती है, अगर एडवांस्ड वाले हैं तो 6-7 भी चले जाते हैं। तो कैसे हो रहा है? क्या अब मैं लर्न कर रहा हूं ज्यादा, मेरे पे लागू हो रही है? नहीं, एग्जाम ने अपना दरवाजा खोल दिया है। अब वो धीरे धीरे नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो कंपटीशन में आपको ये बात का ध्यान हमेशा हर वक्त ख्याल रखना होगा कि आप आने वाले कंपटीशन की तैयारी करते हो, जा चुके वाले की नहीं करते हो। सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं। क्यों? हमने पढ़ा, और ये मेरा पढ़ा हुआ चीज जो है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कितना यूजफुल है, या अब मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बैंक आगे वाले क्वेश्चन का नहीं है, वो पीछे वाले क्वेश्चन का है। और पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम सिर्फ अनुमान लगा सकते हो किस तरह के आएंगे, गारंटी नहीं ले सकते हो। टीचर को बोलो कि सर आप गारंटी ले पाओगे? मतलब आपका एक विजन होता है और एक होता है सुपरविजन। आपको सुपरविजन वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस टॉपिक में, स्कोप देखना पड़ेगा, नए नए चीजों को इनोवेशन के थ्रू लाना होगा कि और किन किन चीजों की पॉसिबिलिटी है सिलेबस के दायरे में रह के। तो एक बार जब आईआईटी ने पूछा, लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर जेईई मेन ने 2013 में पूछ दिया, नीट वालों ने 14 में पूछ दिया, नीट वालों ने 18 में पूछ दिया, तो फिर तो चलो झड़ी लग गई। ठीक है, तब तो बहुत सारे एग्जाम्स ने पूछ लिया, तो अब वो टॉपिक ट्रेंड में आ गया, वो टॉपिक पूछ लिया गया। तो ऐसे करके कुछ तो टॉपिक्स ऐसे होंगे ना जिनको अभी तक कंपटीशन ने ज्यादा खोदा नहीं है या बिल्कुल नहीं छेड़ा है। तो उनमें से एक है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आज तक एडवांस्ड वालों ने नहीं छेड़ा। सिर्फ एक एग्जांपल को एक बार घुमा फिरा के पूछा गया था ऑक्सीजन और O2 के मामले में, कि एटॉमिक ऑक्सीजन से ज्यादा की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। इस बात को एक बार उसने पूछा, बाकी कंपटीशन वालों ने, आईआईटी खुद ने कभी नहीं पूछा। लेकिन ये चीजें आसान है और आपके एमओटी को यूज करके हम उस पर पहुंच सकते हैं। एनसीईआरटी में तो दूर दूर तक कई चीजों का जिक्र ही नहीं होता, वो छोड़ दो। लेकिन कंपटीशन में एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, हम आगे आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीछे जो जा चुका है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं 50 to 60% क्वेश्चंस उसी पैटर्न के होते हैं। कभी N2 में पूछ दिया तो कभी C2 पूछेगा, कभी B2 पूछेगा। लेकिन आईआईटी ने अपने सिलेबस में, जेईई एडवांस्ड वालों ने अपने सिलेबस में, नीट वालों ने अपने सिलेबस में स्पष्ट लिख रखा है, एमओटी में ब्रैकेट में, ध्यान से एमओटी का सिलेबस देखोगे तो लोगों ने लिख रखा है बाई न्यूक्लियर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब X2 टाइप, स्पष्ट ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, स्पष्ट लिखा हुआ है। और यदि यही बात है तो फिर जेईई वालों से पूछो, आपने 18 में पूछा कैसे था फिर NO का? 18 नहीं, 19, 18 याद है मेरे को। तो फिर जेईई वालों से पूछो, एडवांस वालों से, आपने फिर पूछा कैसे? 18 में पूछा कैसे? तो बेटा इतना आप नहीं जा सकते हैं, इन चीजों में नहीं पढ़ सकते हैं। अपने टीचर के ऊपर भी कुछ चीजें छोड़े। आजकल बच्चों को देखता हूं दिमाग लगाते रहता है,
वो जब से ऑनलाइन वाली चीजें और आई है सामने, वो हर वक्त मौका ढूंढता है कैसे कम पढ़ा जाए, कितना कम पढ़ा जाए, कितना कम पढ़ के सक्सेस अचीव किया जाए। और चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े होते हैं, आप इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, एकदम लोग भरे पड़े हैं, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, ये कम पढ़ना। यार कोई ये कहता ही नहीं है कि और पढ़ो, प्रोजेक्शन आगे कर लो। बर्बाद हो चुके हैं लोग उस मामले में। एकदम जो रोगी को मन भाया वही वैद्य ने फरमाया। मतलब जो रोगी जो है वो चाहता है, मरीज, कि मेरे को जो है वो कड़वी दवाई ना दी जाए, वही डॉक्टर साहब ने दिया कि कड़वी दवाई ना दे रहे हैं, चलो तुम भी थोड़ा 2-2 जाम लगा लो, अच्छा लगेगा तुमको। तो ऐसे कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन कभी भी कंफर्ट जोन में जाके नहीं होता। कंपटीशन के लिए आपको पसीने बहाने पड़ते हैं, चाहे वो ठंडी हो कि गर्मी महीने हो। बहा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को ये फिक्र है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सिर्फ पास्ट वाले क्वेश्चंस करवा करके मैं बेवकूफ ना बनाऊं। मैं हर सब्जेक्ट में आपको ये एप्लीकेशन करने हैं, आपको इस तरीके से सोचने हैं कि आगे मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ पीछे के भरोसे नहीं रहना। ठीक है, तो चलो आ जाओ। फिलहाल अब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहा हूं फ्लोरीन में। ध्यान दे, हमारा अच्छे से समझा जाए। चलिए आइए। हाँ जी, फ्लोरीन एटम के से यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो जरा इमेजिन करो कहां से निकालोगे। 1s2, 2s2, 2p5, 1 2 3 4 5। फ्लोरीन एटम से आपको F+ आयन बनाना है, तो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दिया। आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन की नेमिंग लिख रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मैं अगर बोलूं कि नेम द इलेक्ट्रॉन, ये जो आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया इस प्रोसेस में, आराम से सोच और जवाब दे। हर लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा इसमें से, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। जानना जरूरी है आपके तरफ से। एन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, E इक्वल्स टू, वो कौन इलेक्ट्रॉन है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो हटाया जाए। वन या 2 या 3 या 4 या 5। एक्सपीरियंस है मेरा, मैं जानता हूं कि आप में से दो ही तरह के जवाब आ सकते हैं। एक आ सकते हैं इसका आंसर, सर इलेक्ट्रॉन 3 हटाया जाए, और दूसरा आ सकता है इलेक्ट्रॉन 5 हटाया जाए। इसका सही आंसर क्या होगा देख लो, इलेक्ट्रॉन 4 और 5, यह सही जवाब होगा। 3 नहीं होगा और 5, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 भी नहीं बोलना है, 4 और 5। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, ध्यान से देखो। 1 2 3, एक बार आपने
डिजनरेट कर लिया इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर के। अब उसके बाद 4 और 5 में किसमें पहले डाला गया है यह नहीं कह सकते हो, दोनों बराबर एनर्जी एंटी स्पिन के साथ जब गए। तो यह बात तो पहले बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ऑपोजिट स्पिन ही काम आएगा, रिमूवल होगा। लास्ट 4 और 5 में से कोई भी हो सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो 4 या 5 दोनों में से कोई भी हटा सकते हो, आंसर होगा 4 और 5। अब आ जाओ इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज में अब इसके रीजंस पे मैं चल रहा हूं, अच्छे से आपको समझा रहा हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का प्लीज। तो आइए एक बार मैं इस चीज को फिर से समझा देता हूं, 4 और 5 का ही रिमूवल क्यों। इलेक्ट्रॉन अगर आपसे बोला जाए लिथियम एटम में किस ऑर्बिटल से निकालोगे, 1s से या 2s से, बोलोगे सर 2s से। क्यों 2s से? क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी पर है, जो हाईएस्ट एनर्जी पर है, आउटर मोस्ट है, उससे निकालते हैं अपन। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं बेरिलियम में किससे निकालोगे, तो बेरिलियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2। अब पेयर और मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल दो इलेक्ट्रॉन है, स्पिन दोनों की एक तरह की होती है, हाँ ऑपोजिट है, बट स्पिन क्वांटम नंबर का एनर्जी से कोई वहां लेना देना नहीं होता, इसीलिए उन दोनों में किसी से निकाल सकता हूं। अब आ जाओ इसमें हंस रूल के अकॉर्डिंग आप जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जो है वहीं से निकलना है जहां आपने लास्ट डाला है। तो 1 2 3 तो समझ में आ रहा है, या 1 2 3 इधर भी हो सकता है, या बीच से भी 1 2 3 हो सकता है, तीनों बराबर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं सीक्वेंस में फिलिंग हो सकता है। लेकिन जब ऑपोजिट स्पिन से फिल होगा फिर इन तीनों में से कहीं भी दो जगह भरे जाएंगे, और जो दो जगह भरे जाएंगे वही आखिरी दोनों माने जाएंगे, दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए इसमें से या इसमें से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 4 और 5 दोनों ऑपोजिट स्पिन है, निकालना ऑपोजिट ही है, अनपेयर्ड को नहीं निकाल सकते क्योंकि तुमने लास्ट वो भरा ही नहीं है, वो तुमने लास्ट भरा ही नहीं है। तो 4 और 5 से ही निकाल सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी से, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस ऑर्बिटल को पहले, दोनों की बराबर एनर्जी है और बराबर एनर्जी में हमने पढ़ा है एक्सचेंज होते रहता है, इसीलिए 4 और 5 किसी को। अब आ जाओ, तो हमने बनाया, अब यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ करो 1 2 3 4 5। मान लो कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है जहां से आप निकालोगे 2p, सही है। और अब ये एटम में है ना, फ्लोरीन एटम। अब जरा ध्यान दो बेटा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में कहां से निकालोगे, एंटी बॉन्डिंग। याद करो याद करो, यही था ना पाई स्टार 2p, और ये है आपका सिग्मा स्टार 2p जो वैकेंट था, यही था आपका होमो। तो इसमें कहां से निकालोगे, इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, या तो इससे या इससे। तो जरा सोचो कि तुम यहां पे निकालोगे पाई स्टार 2p से और यहां निकालोगे 2p से, और ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर जाने पर बेटा एनर्जी बढ़ रही है। तो आपको अगर पूछा जाए कि 1s वर्सेज 4s में किसकी ज्यादा और कम होगी, आंसर करोगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1s की ज्यादा होगी, 4s की कम, क्योंकि 1s से निकालना डिफिकल्ट होगा, ये लो एनर्जी पर है, 4s से निकालना आसान होगा। आपसे पूछा जाएगा बेटा 2p वर्सेज, ध्यान से 2p वर्सेज 3p में कौन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, बोलोगे सर 2p की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं होगी ना बेटा, 2p की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी 3p से। तो अब इन दोनों में जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो, इसका मतलब क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन एटम की ज्यादा, चूंकि ये लो एनर्जी पर है, और जिस ऑर्बिटल हाई एनर्जी पर जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, F2 मॉलिक्यूल की कम। हमने एक्सप्लेन कर दिया। इतना ही नहीं, आप सिमिलरली ये कह सकते हैं, ये बातें सारे हैलोजन में लग जाएंगी, सारे हैलोजन में सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी F का ज्यादा F2 से, Cl का ज्यादा Cl2 से, क्योंकि एक पैटर्न पर मॉलिक्यूल बनेगा, Br का ज्यादा Br2 से, और I का ज्यादा I2 से। अब अच्छे से सॉल्व हो गया, हैलोजन एटम्स का ज्यादा उसके मॉलिक्यूल से। तो बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया।
सामान्य तौर पर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोलते हो मॉलिक्यूल से, क्यों नहीं? तो बोलते हो मॉलिक्यूल्स आर पॉलीसेंट्रिक, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मॉलिक्यूल से निकालना इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है। लेकिन फ्लोरीन के मॉलिक्यूल से निकालना आसान है और एटम से निकालना डिफिकल्ट है। समझ में आया होगा ये चीज। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि फ्लोरीन, बताते जाओ कि समझ में आया ये चीज या नहीं, कि फ्लोरीन आपका आयोनाइजेशन एनर्जी के मामले में एटम से ही आसान, मुश्किल है निकालना, और इसके मॉलिक्यूल से निकालना आसान है रिलेटिवली। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का मामला समझ में आया या नहीं, प्लीज सभी लोग बताएं। आ जाओ। हमने यह क्लियर किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन एटम का ज्यादा है और मॉलिक्यूल का कम, क्योंकि मॉलिक्यूल में आप जो निकालोगे रिमूवल फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग, रिमूवल फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर है? दैट इज हाई एनर्जी ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी ऑर्बिटल है, इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। अब मैं डिस्कस करता हूं कलर प्रॉपर्टी। यह भी जेई में पूछा हुआ है। 15 देखना या 17 देखना, इसी दो में से एक ईयर में यह भी पूछा हुआ है, और उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ अलग अलग कंपटीशन में, और उससे पहले एक आध बार ही कभी कभार पूछा था। यह भी अभी तक बहुत ज्यादा डीपली नहीं आया, जैसे ये आया हुआ है अभी तक नहीं आया डीपली, ये भी डीपली नहीं आया हुआ। तो ये दो नया टॉपिक डिस्कस हो रहा है। फिर आगे आगे मॉलिक्यूल आते जाएगा, बहुत सारी चीजें नई नई आते जाएंगे, एकदम बने रहे, ध्यान दे प्लीज। कलर इज ऑलवेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कलर हमेशा किस वजह से होता है बेटा? Color is always due to electronic transition, correspond to absorption of wavelength in visible region। ध्यान से देखो, कलर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब कलर का रीजन क्या है? जैसे मान लो अगर आपका सोडियम एटम है, तो इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहां है? ग्राउंड स्टेट में। आराम से सोचो सर, 3s1 है ना, हमने इसको फ्लेम में डाल दिया। आप बंसन फ्लेम कलर पढ़ते भी हो, मान लो हमने बंसन फ्लेम में डाला। फ्लेम, बंसन फ्लेम मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंपली ऐसे लो, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, एक्चुअली एक्साइटेशन होगा थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं। तो सोडियम एटम चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। किस में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो 3s से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 3p में। मतलब लो एनर्जी वाला कलर कैसे आता है? लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हाई एनर्जी पर, जस्ट अगले पर। तो मॉलिक्यूल में भी जंप करेगा ये वाला वहां पे, जब इसको एनर्जी दोगे तो ये वाला लो वाला जंप करेगा हाई पर, जस्ट अगले पर। तो लो वाला हाई पर, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, डेल्टा एब्जॉर्ब्ड। ध्यान से, अब आपको इसके कारण, इस ट्रांजिशन के कारण सोडियम लुक्स गोल्डन येलो, सोडियम लुक्स गोल्डन येलो, ठीक है, क्योंकि 3s 3p इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ। अच्छे से देखना, ये जो आपको कलर दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। क्या दिखता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एब्जॉर्ब्ड नहीं बेटा, ऑब्जर्व्ड।
सर ये क्या है, मैं समझा रहा हूं। जैसे पहले हमने ये बताया कि कलर होता क्यों, तो हमने बताया कि कलर जब भी होता, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हो कि बंसन फ्लेम में हो, कलर का हमेशा रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। कहां से कहां? अपने लो एनर्जी से जस्ट ऊपर के हाई एनर्जी वाले में। ये यहां से जंप लगाएगा, वहां पे जस्ट जंप लगाता है, और इस प्रोसेस में वो एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, और ये वेवलेंथ या ये फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में फॉल करना चाहिए, मतलब 4000 से लेके 7000 के बीच में। तो होता क्या है, कहानी क्या है यहां पर, ध्यान से देखो अच्छे से। सामान्य तौर पर, इन जनरल, सामान्य तौर पर मान लो कलर लिखा हमने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सामान्य तौर पर आपका कोई चीज जिस कलर का दिख रहा है, जैसे सोडियम किसका दिख रहा है, गोल्डन येलो। गोल्डन येलो ये कलर है, सोडियम येलो नहीं है, ऑरेंज और येलो के बीच में है। आराम से देखना, गोल्डन येलो, येलो नहीं है, येलो और थोड़ा सा उसमें ऑरेंज मिक्स है, ये वाला एरिया। ये कलर का अगर दिख रहा है, इसका मतलब है ये वेवलेंथ दिख रहा है, ये लैम्डा ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब ठीक ऑपोजिट, ये कलर एब्जॉर्ब किया गया। कुछ समझ में आया? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखना। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर आपका कोई केमिकल ग्रीन दिख रहा है, तो सामान्य तौर पर वो रेड लाइट को, रेड वेवलेंथ को, रेड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता होगा, लेकिन सामान्य तौर पर। जैसे आपने सुना है ब्लू विट्रियोल, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है ब्लू विट्रियोल के कलर के बारे में नहीं पूछा है कि CuSO4 5H2O किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो नाम से ही क्लियर है, CuSO4 5H2O ब्लू विट्रियोल, वो दिखता ब्लू है, इसका मतलब वो सामने ऑरेंज लाइट को, ऑरेंज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या आपने कॉन्सेप्ट सीखा? कलर में एक जनरल कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको दिया, फिर मैं हैलोजन पे जाऊंगा लेके। क्या आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट सीखा कि जब भी आप किसी चीज को कलर देखते हैं तो उसके अंदर की कहानी है कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में थोड़ी देर के लिए पहुंचता है, दैट इज नॉट परमानेंट, एक फॉर अ मोमेंट, मोमेंटरली वो उस स्टेट में पहुंचता है। इस प्रोसेस में उसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक है? जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करता है, उसके सामने इस डायग्राम का कॉम्प्लीमेंट्री कलर सामान्य तौर पर दिखता है। कभी कभी ये चीजें फेल भी होती हैं। एक्चुअली हम लोगों का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग के सिलेबस में लगभग ना के बराबर फेल होगा, कभी कभार ही फेल होगा, तो हम लोग इसको आंख बंद करके लगा सकते हैं। बाकी कलर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कलर आसान नहीं है, बहुत हद से ज्यादा कलर कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है? तो आपने बोलना है कि सोडियम अगर फ्लेम में येलो दिखता है, गोल्डन येलो दिखता है, इसका मतलब है सोडियम इंडिगो ब्लू लाइट को, इंडिगो ब्लू लेंथ के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता होगा इस एक्साइटेशन के दौरान, तभी वो गोल्डन येलो दिखता है। ब्लू विट्रियोल लुक्स ब्लू जस्ट बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑरेंज वेवलेंथ ड्यूरिंग द promotion of electron of highest atomic energy level to just vacant lowest energy atomic energy level वाला atomic orbital पर वो जंप कर रहा है। क्लियर है? आपका दिखना ब्लू है तो ऑरेंज वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर जंप किया वैकेंट में, ठीक है? तो अब आ जाओ यहां पे फ्लोरीन। अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन जो कलर आपको दिखता है, क्या लॉजिक है? आप बोलोगे सर आपका होमो का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ल्यूमो पर। अच्छे से देखो, होमो का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किस पर? ल्यूमो पर। ये लो मैं दिखा रहा हूं, अगले पेज में इसको अच्छे से मैं समझा रहा हूं, लेकिन स्क्रीनशॉट आप इस पेज का लें और अगले पेज में मजेदार चीज का इंतजार करें प्लीज, जल्दी से। बहुत शानदार चीजें आने वाली हैं नेक्स्ट पेज में, जल्दी से आप इसको क्लियर करें। शुक्रिया झेलने के लिए। आइए इस पेज में हमने बोला, ठीक है ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाली चीजें हैं, लेकिन यही डायग्राम काम ही आएगा। हमने बोला अब जब आप फ्लोरीन को
लाइट डाल रहे हो, एच न्यू या वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा, आपने एनर्जी दी, प्लस मतलब देना। तो अब आपका इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो कहां से कहां जंप करेगा, पाई स्टार 2p का ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरा सेट ऊपर जंप करेगा। कहां? कंप्लीट सेट सिग्मा स्टार 2p पे। ठीक है, ये कंप्लीट जंप किया। ऐसा करने में आपका वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा और फ्लोरीन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। दैट इज, इस ट्रांजिशन को बोलोगे होमोल्यूमो ट्रांजिशन। क्या बोलोगे? होमोल्यूमो ट्रांजिशन। और इसके वजह से फाइनली आपका फ्लोरीन लुक्स पेल येलो। फ्लोरीन क्या दिखता है? पेल येलो कलर। तो देयरफॉर सारे हेलोजन में कलर होते हैं, देयरफॉर X2 हेलोजेंस आर कलर्ड, जबकि आप क्या सकते हैं, दे आर डायमैग्नेटिक। ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं इसमें। जबकि ये डायमैग्नेटिक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन is favorable due to low or optimum energy difference, optimum energy gap between these orbitals। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, इसीलिए इसको रेड पेन से तो हाईलाइट करना बनता है। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कलर तभी होगा, सिर्फ जंप करने की बात नहीं है। कलर तभी होगा जब वो ट्रांजिशन हो, और ट्रांजिशन तभी फेवरेबल होगा जब दोनों ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप ऑप्टिमम हो। मतलब ध्यान से सुनो, आपका जो ये ऑर्बिटल था कहां पे था? पाई स्टार 2p में, और इसको जंप कहां लगाना पड़ा? सिग्मा स्टार 2p में। तो गैप कम रहा, समझ रहे हो ना? लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन अगर किसी को मान लो कि अगर किसी को ध्यान से बॉन्डिंग से जंप लगाना पड़ता है यहां पे, तो ऑप्टिमम गैप नहीं होता। मतलब जंप लगा सकता है, लेकिन ये यूवी ट्रांजिशन हो जाता है, यूवी रेंज में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, तो ऐसे केस में वो कलरलेस दिखता। क्लियर है? अगर यहां से जंप लगाना पड़ गया, फिर यहां, फिर ऑप्टिमम गैप हो गया। ऑप्टिमम गैप, जरा समझो चीजों को। ऑप्टिमम गैप किसको बोलेंगे? एक ऐसा गैप जो एफोर्डेबल है एनर्जी देने, कलर दिखाने के लिए, वो गैप जो एफोर्डेबल है कि इतना एनर्जी लेकर के हम, वो ना ज्यादा एनर्जी है ना कम है, ना इंफ्रारेड में फॉल करेगा ना अल्ट्रावायलेट में। लेकिन ये वाला जो है, अगर आपने ये लिया, ये वाला रेड वाला जो मैं दिखा रहा हूं अभी, ये अल्ट्रावायलेट में काफी ज्यादा एनर्जी ले रहा है। अगर इस तरह का ट्रांजिशन हुआ तो हेलोजन में किस तरह का है? हेलोजन में इस तरह का है, हेलोजन में इस तरह का है। पाई स्टार 2p से सिग्मा स्टार 2p पे जंप किया अभी फ्लोरीन में, इसी वजह से ऑप्टिमम एनर्जी गैप हमने बोला। यहां से यहां जंप करे तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में बड़ा एनर्जी गैप है, तो यूवी ट्रांजिशन हो जाएगा। ये बड़ा एनर्जी गैप है दोस्त। क्लियर है? या तो यहां से यहां जंप करे तब ऑप्टिमम, या यहां से यहां जंप करे तब ऑप्टिमम। अब समझ में आपको अच्छे से आया होगा। तो सारे हेलोजन में यही कहानी होगी। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे। नाउ ऑप्टिमम एनर्जी गैप हमने लिखा, हेलोजन कलर्ड होते हैं जबकि वो डायमैग्नेटिक होते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फेवरेबल है ड्यू टू लो और ऑप्टिमम एनर्जी गैप बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप ऑप्टिमम हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आराम से आओ, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जरा बेटा सोच, ध्यान से देख, 2015 का एक जबरदस्त क्वेश्चन था और जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन में अगर हम जाएं तो आपसे यह पूछा गया था, लैम्डा एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द होमोल्यूमो ट्रांजिशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। देखो क्वेश्चन ही मैं लिखता हूं,
lambda absorption during the HOMO-LUMO transition increases or decreases? क्वेश्चन यही है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, बढ़िया से, मजेदार है, बढ़िया है क्वेश्चंस। मतलब जो आते हैं बेटा, कभी कभी नीट वाले ब्राइट क्वेश्चंस, ब्रिलियंट क्वेश्चंस पूछ देते हैं, कभी जेई वाले ब्रिलियंट पूछ देते हैं, मेन वाले, कभी एडवांस्ड वाले। सामान्य तौर पे तो हम सब जानते हैं कि एडवांस्ड के क्वेश्चंस का कोई जोर नहीं होता, लेकिन इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि बहुत सारी चीजें बहुत बार नीट पहले पूछ लेता है, एडवांस्ड वगैरह बाद में लाते हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को। पूछने का बेटा, क्वेश्चन सेट करने का, एडवांस्ड के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी ज्यादा होते हैं कई बार, लेकिन मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन 60-70% वो आगे पीछे एक लेवल के होते हैं, दाएं बाएं। ध्यान से देखो, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, फिजिक्स की नहीं तो हंसी आ जाएगी। तो जरा सोचो, फ्लोरीन में कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा? सर अब समझ में आ रहा है, फ्लोरीन में पाई स्टार 2p से जंप लगाएगा सर सिग्मा स्टार 2p में। क्लोरीन में सर सेल बढ़ गया, पाई स्टार 3p से जंप लगाएगा सर सिग्मा स्टार 3p में। 4p, पाई स्टार सर 4p से ये जंप लगाएगा सिग्मा स्टार 4p में। और आयोडीन में सर पाई स्टार, देखो कॉन्सेप्ट। अब कोई बोलेगा कि एनसीईआरटी से बाहर, तो भाई एनसीईआरटी में तो दूर दूर तक जिक्र नहीं है, लेकिन देखो एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है तो एनसीईआरटी से बाहर। बट पॉइंट ये है, ये जो कंपटीशन आप देते हो, जेईई और नीट देते हो, ये एनसीईआरटी सिलेबस है। इसका ये मतलब है कि एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन मैं आपके दिमाग को इस्तेमाल करके मैं क्या क्या करवा सकता हूं, नए टर्म्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसी को इस्तेमाल करके जो बन पड़ेगा वो मैं सब पूछ सकता हूं। सिलेबस का मींस दैट क्लोरीन, दिमाग लगाओ कि सेल बढ़ रहा है, इतना आपसे एक्सपेक्ट करता है कि दिमाग लगाओ कि सेल बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है। तो ऑर्बिट बढ़ रहा है तो 2 की जगह 3 करोगे, और 3 की जगह 4 करोगे, और 4 की जगह 5 इस्तेमाल करोगे। इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना हम। तो आ जाओ अच्छे से, हमने सारे में लिख दिया कि ट्रांजिशन किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल पे होगा। अब आपको यही सोचना है पाई स्टार एनपी और सिग्मा स्टार एनपी, यही इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ये गैप नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? वेवलेंथ वहीं से निकल जाएगा। नीचे जाने पर यह गैप क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? इसी से निकल जाना है चीजें। सोचो, हमने आपको पढ़ाया है ध्यान से, एनर्जी डायरेक्ट, 2 बातें पढ़ाई हमने, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेल और एनर्जी गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेल या ऑर्बिट नंबर। क्या हमने नहीं पढ़ाया है बेटा? अच्छे से पढ़ाया, कई बार हमने बोला है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्बिट नंबर और एनर्जी गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑर्बिट नंबर। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मैं नीचे जाऊंगा, ध्यान से, तो एनर्जी पाई स्टार एनपी की बढ़ेगी, एनर्जी सिग्मा स्टार एनपी की बढ़ेगी, क्योंकि सेल बढ़ रहा है ना। सिग्मा स्टार 2p से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 3p की, सिग्मा स्टार 3p से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 4p की, सिग्मा स्टार 4p से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 5p की। लेकिन एनर्जी गैप तो घटेगा ना बेटा, एनर्जी गैप तो घटेगा ना। क्यों? क्योंकि n इंक्रीज कर रहा है, ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है। हमने क्या पढ़ा है? ऑर्बिट नंबर बढ़ने से एनर्जी गैप कम होता है, हमने पढ़ा है। ऑर्बिट नंबर बढ़ने से एनर्जी गैप कम होता है और ऑर्बिट नंबर बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है। तो एनर्जी इस इंडिविजुअल ऑर्बिटल की बढ़ेगी, इस इंडिविजुअल ऑर्बिटल की बढ़ेगी, लेकिन इसका गैप धीरे 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 कम होगा। जैसे आप सेल वाइज करते हो, आप बनाते हो, ऐसे नहीं बनाते हो, फर्स्ट में गैप बढ़ा लेते हो, सेकंड में गैप छोटा लेते हो, उसके बाद का गैप और छोटा लेते हो, और का गैप और छोटा लेते हो। क्या बोलते हो? फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी गैप ज्यादा, सेकंड से थर्ड में एनर्जी गैप कम, थर्ड से फोर्थ में एनर्जी गैप और कम, फिफ्थ में एनर्जी गैप और कम। क्लियर है? तो उसी तरीके से हमारा ये पाई स्टार 2p से सिग्मा स्टार 2p पर जंप करना है, एनपी से एनपी पे जंप,
चलिए आ जाइए, आ जाइए। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा नहीं और पढ़ा लिया फ्लो में। आवाज भी ऊंची थी, मोहल्ले वाले आ गए, लेकिन आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई होगी। मैंने देखा नहीं स्क्रीन की तरफ के बीच में मेरा वीडियो डिस्टर्ब हो गया, इंटरप्ट कर गया और काफी पीछे रह गए। तो मैं फिर से इसको समझा रहा हूं, अच्छे से देखना है, समझना है। समझा क्या रहा हूं, मैंने बोला कि अपना क्वेश्चन है, अच्छे से देखें, ये आज की वीडियो का आखिरी पेज है डिस्कशन में। मैंने बोला कि अपना क्वेश्चन है कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर लैम्डा एब्जॉर्प्शन होमोल्यूमो ट्रांजिशन के दौरान बढ़ेगा या घटेगा। क्वेश्चन ये है। हमने क्या बोला आपको, हमने बोला कि सब में ट्रांजिशन किन किन ऑर्बिटल के बीच होगा, पहले ये देखो। तो फ्लोरीन में ट्रांजिशन होगा पाई स्टार 2p से सिग्मा स्टार 2p, तो क्लोरीन में इसी तरीके से सेल बढ़ गया। हमने बोला सेल नंबर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, तो पाई स्टार 2p से ज्यादा एनर्जी पाई स्टार 3p, जैसे सेल बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, तो पाई स्टार 2p से ज्यादा पाई स्टार 3p, पाई स्टार 3p से ज्यादा पाई स्टार 4p, पाई स्टार 5, सिग्मा में भी बढ़ेगी। लेकिन चूंकि एक ही पैटर्न का है तो एनर्जी गैप कम होते चले जाएगा। तो अपना पाई स्टार 2p और सिग्मा स्टार 2p के बीच का जो एनर्जी गैप है, आयोडीन में पाई स्टार 5p और सिग्मा 5p के बीच ये गैप कम हो गया। तो अगर एनर्जी गैप कम हो गया तो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो अगर आपका एनर्जी गैप कम हो रहा है, इसका मतलब लैम्डा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। एनर्जी गैप अगर कम हो रहा है, इसका मतलब लैम्डा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो हमने क्लियर दिखा दिया कि फ्लोरीन से आयोडीन में लैम्डा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ज्यादा वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा होमोल्यूमो ट्रांजिशन के दौरान। अब मैं कह रहा हूं, इसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री डायग्राम से। कॉम्प्लीमेंट्री डायग्राम हमने खींच दिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपका फ्लोरीन किस कलर का है, ध्यान से, येलो। फ्लोरीन येलो, लैम्डा एब्जॉर्प्शन क्या निकलेगा, सामने वाला वायलेट। फिर रिपीट कर रहा हूं, फ्लोरीन येलो, येलो में एरो लगाया, इसीलिए इसका लैम्डा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो सामने वाला। वायलेट इंडिगो लैम्डा एब्जॉर्प्शन होगा, और आयोडीन लुक्स वायलेट, तो इसका लैम्डा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, सामने वाला येलो। तो आप देखो, फ्लोरीन का लैम्डा एब्जॉर्प्शन है वायलेट और आयोडीन का लैम्डा एब्जॉर्प्शन है येलो। तो आप देखो वायलेट और येलो में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे की तरफ। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड है ना नीचे की तरफ, मतलब येलो का वेवलेंथ ज्यादा है। तो आपने देखा कि लैम्डा बढ़ा, आयोडीन का लैम्डा एब्जॉर्प्शन ज्यादा है फ्लोरीन के लैम्डा एब्जॉर्प्शन से, साबित हो गया वो चीज। तो अपना ये क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा फ्लोरीन में। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आप फ्लोरीन से आयोडीन जाते हो तो आपसे 3-4 चीजें पूछी गई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या क्या पूछ सकता है, कलर, इंडिविजुअल कलर, फ्लोरीन इज पेल येलो, क्लोरीन इज एप्पल ग्रीन, या ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, और आयोडीन इज वायलेट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन से, किस केस में कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा कहां पे, कहां कम होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको इसमें कलर के बारे में हम लोगों ने जो भी डिस्कशन में लाया, बड़ा मजेदार डिस्कशन था। आयोनाइजेशन एनर्जी, कलर, फ्लोरीन को एमओटी से हमने आज के लेक्चर में सिखाया। तो वीडियो शूट या रिकॉर्डिंग के दौरान प्रॉब्लम हुई है आज के वीडियो में, मेरे को पता है, फिर भी मैंने 3 बार 4 बार करके रिपीट किया है। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं, अगले लेक्चर में चीजों को यहां से आगे बढ़ाया जाएगा। अब नए मॉलिक्यूल में एसपी मिक्सिंग वगैरह को मैं डिस्कस करूंगा। अब नया नई चीज, कलर प्रॉपर्टी आज सबसे बड़ा सीखने को मिला, और आयोनाइजेशन एनर्जी, ये 2 चीजें हम लोगों ने मॉलिक्यूल में डिस्कस किया। कैसा रहा, आपको अच्छे से समझ में आया, कलर और आयोनाइजेशन एनर्जी, इन 2 चीजों को। फिर भी आप वीडियो को पॉज करके, रोक के, आगे पीछे करके, तो दोबारा एक बार आप देखेंगे, वीडियो को रोक करके, पॉज करके, जहां जो डिस्टर्बेंस। आज के लिए बस इतना ही, माफी चाहता हूं डिस्टर्बेंस के लिए। थैंक यू सो मच।